गाइज, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके तीनों मिलकर ग्यूटारो और डाकी को हरा देते हैं। अब इसके बाद हम मूजान का इन्फानाइट कैसल देखते हैं जहाँ पर अकाजा को बुलाया जाता है और हम यहाँ पर एक और डीमन को भी देखते हैं जो कि एक बर्तन के अंदर कैद होता है और ये डीमन अकाजा का स्वागत करता है। ये डीमन अपर 5 डीमन ग्योको होता है। अकाजा को अभी तक विश्वास नहीं होता कि एक अपर रैंक का डीमन मारा गया है और इसी वजह से मूजान ने सभी के सभी अपर रैंक के डीमंस को यहाँ पर बुलाया है इनकी क्लास लेने के लिए। और यहाँ पर एक औरत भी होती है जो कि सितार बजा रही थी। ये फिर आगे भाई अकाजा इस औरत से मूजान के बारे में पूछता है, जिस पर ये लड़की बोलती है मूजान सर को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और अकाजा उससे फिर से पूछता है कि अपर रैंक 1 डीमन कहाँ पर है, मत बताना कि वो मारे जा चुके हैं। और तभी एक और नए डीमन की एंट्री होती है और ये अकाजा के कान के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? तुम्हें आजकल मेरी बहुत चिंता होने लगी है। इस डीमन का नाम डोमा है और ये एक अपर रैंक 2 का डीमन है और ये डोमा अकाजा से बहुत दोस्ताना तरीके से बात कर रहा होता है और अकाजा को गुस्सा आ जाता है और एक पंच मारकर इस डोमा का मुंह तोड़ देता है। पर डोमा वापस से खुद को हील कर लेता है और तभी ये सितार बजाने वाली औरत डीमन बोलती है। ये सब कुछ वो अपर रैंक डीमन 1 सुन रहा है और तभी हम अपर रैंक डीमन 1 को देखते हैं और बोलता है मैं पूरे टाइम यहीं पर था और बताता है कि लॉर्ड मूजान यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम मूजान को देखते हैं जो बोलता है ग्यूटारो को उन डीमन स्लेयर्स ने खत्म कर दिया है जिसकी वजह से अब अपर रैंक अधूरी हो गई है। ये सुनकर डोमा मूजान से माफी मांगता है पर मूजान उसे बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि ग्यूटारो मारा जाएगा और मुझे तुम लोगों से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम लोग मेरा कोई भी काम पूरा नहीं करते हो। मैंने तुम्हें ओवियाशी की फैमिली को भी मारने का एक काम दिया था पर वो भी तुमसे नहीं हो पाया। और उस ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ? तुम 100 सालों से अब तक उसे नहीं ढूंढ पाए। तुम सभी लोग मेरे किसी भी काम के नहीं। ये सुनकर सभी के सभी डीमंस मूजान से माफी मांगते हैं और ग्योको मूजान से बोलता है मास्टर मेरे पास आपके लिए एक जानकारी है जिससे कि आप अपने मकसद के और ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में मूजान के हाथ में ग्योको का सर होता है और ग्योको बोलता है ये तो मेरा सौभाग्य है जो लॉर्ड मूजान ने खुद मेरा सर अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। और मूजान बोलता है ऐसा 113 सालों में पहली बार हुआ है जब कोई अपर रैंक का डीमन मारा गया हो। मुझे तुम लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम लोग मुझे जो जानकारी देते हो तुम उसकी ठीक से जांच तक नहीं करते हो और अब तुम लोग इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो। और मूजान ग्योको से बोलता है तुम हांग टेंगू के साथ जाओ और उसके साथ जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करो। और हांग टेंगू अपर रैंक 4 का डीमन होता है और ऐसा बोलकर मूजान वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सभी डीमंस आपस में बात करने लगते हैं और डोमा ग्योको से पूछता है अबे कौन सी इंफॉर्मेशन कह रहा तू इसे? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? पर अकाजा इस बात पर गुस्सा हो जाता है और वो पीछे से आकर डोमा का आधा सिर काट देता है और बोलता है क्या लॉर्ड मूजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया था? और तभी यहाँ पर अपर रैंक का डीमन कोकोशिबु आ जाता है जो कि अकाजा का हाथ काट देता है और ये देखकर अकाजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। कोकोशिबु अकाजा से कहता है तुम हर बार कुछ ज्यादा ही कर देते हो, तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और डोमा अकाजा से बोलता है अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हें अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए। ये सुनकर अकाजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है देख लेना बच्चों, एक दिन मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जिस पर कोकोशिबु बोलता है अच्छा ऐसा है, देखेंगे भाई। और कोकोशिबु वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में बाकी के डीमंस भी वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम तांजीरो के पूर्वज को देखते हैं और इसके पूर्वज एक बंदे के पास बैठे होते हैं। इस बंदे ने हानाफुरा इयररिंग्स पहन रखे थे और ये वही बंदा है जिसे देखकर मूजान बहुत ज्यादा डर गया था। तांजीरो के पूर्वज उन्हें डीमंस से बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं और तांजीरो ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं और उसके आंसू बहने लगते हैं। और तांजीरो देखता है कि उसके पास कनाव खड़ी हुई है और तांजीरो से बोलती है ओ कैसे हो तांजीरो, तुम फाइनली होश में आ गए। तुम उस लड़ाई के बाद 2 महीनों तक कोमा में थे। और तभी हम काकोशी को देखते हैं और तांजीरो के लिए कुछ केक्स वगैरह लेकर आता है और जैसे ही तांजीरो के पास पहुंचता है तो तांजीरो से देखकर शुक्रिया बोलता है। और गोटो अचानक से तांजीरो को होश में देखकर घबरा जाता है और कनाव पर चिल्लाने लगता है। गोटो बोलता है अबे ओ ढक्कन, तांजीरो होश में आ गया है, बताना नहीं होता है। और इसके बाद गोटो चिल्लाकर सभी लोगों को तांजीरो के पास बुलाने लगता है और जब सभी लोग तांजीरो के पास आ जाते हैं तो तांजीरो उनसे जेनित्सु, इनोसुके और उजुई के बारे में पूछता है और वो लोग बताते हैं कि जेनित्सु को एक मिशन पर भेज दिया गया है जहाँ पर ये हमेशा की तरह बहुत ज्यादा डरा होता है। वो लोग बताते हैं कि उजुई भी अब बिल्कुल सही सलामत है और तांजीरो उनसे इनोसुके के बारे में पूछने लगता है। तांजीरो ऊपर छत की तरफ देखता है और उसे लगता है कि ये कोई हेलुसिनेशन वगैरह देख रहा है, पर देखते हैं कि छत के ऊपर इनोसुके लेटा हुआ है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और इनोसुके बोलता है मैं तुमसे पहले उठ गया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तांजीरो, समझ गए ना तुम, और तुम नल्ले हो और बेरोजगार भी। और सभी लोग इनोसुके पर चिल्लाने लगते हैं और तांजीरो वापस से सो जाता है और कनाओ सभी से बोलती है ओए चलो निकलो यहाँ से, सोने दो इसको तांजीरो को, चलो 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 बाहर जाओ सब, बाहर जाओ सब। और अब थोड़े ही दिन बाद तांजीरो की तबीयत ठीक हो जाती है और इनोसुके भी अपने अगले मिशन के लिए चला जाता है। और हम जेनित्सु को भी देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अपने मिशन पर जाने के लिए नखरे कर रहा होता है और इसकी फटी होती है। तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देता है। तांजीरो उसकी देखभाल कर रही नर्स से पूछता है कि उसकी तलवार कहाँ पर है और कब तक आएगी। और ये लड़कियाँ उसे तांजीरो की तलवार बनाने वाले एक बंदे का एक लेटर भेजती है जिसमें
हागेनेजुका तांजीरो पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि भाई तांजीरो ने फिर से अपनी तलवारें तोड़ ली हैं और बोलता है तुम मेरी बनाई हुई तलवारों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, शर्म वरम नहीं आती तेरे को, अब से मैं तेरे लिए कोई तलवार नहीं बनाने वाला, समझ गया ना तू। और ये पढ़कर तांजीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी तांजीरो के पास बैठी हुई एक नर्स तांजीरो से बोलती है क्यों ना तुम उस तलवार बनाने वाले के गाँव में ही चले जाओ और वहाँ पर जाकर उनसे माफी मांग लो, शायद वो तुम्हें एक नई तलवार बनाकर दे दे। और इस गाँव का नाम होता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। और तांजीरो वहाँ पर जाने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प से परमिशन भी ले लेता है और वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। तांजीरो को लेने के लिए एक काकोशी भी वहाँ पर आ जाता है और एक फीमेल होती है और ये तांजीरो से बोलती है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज को डीमंस से बचाने के लिए उसे हिडन रखा गया है, इसलिए तांजीरो को अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी होगी और अपनी नाक को भी कवर करना होगा। और ये बोलती है कि ये इसको अपनी पीठ के ऊपर बिठाकर ले चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस विलेज तक पहुंचने तक बहुत सारे काकोशी जो कि तांजीरो को लेकर जा रहे होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपस में बदलते रहते हैं और कुछ समय बाद ही तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में पहुंच जाता है। काकोशी जो कि तांजीरो को लेकर यहाँ पर आई होती है वो बोलती है तांजीरो तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले गाँव के मुखिया से जाकर मिलना चाहिए। और तांजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और विलेज के अंदर जाने लगता है। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुरी नहा रही होती है। भाई आंखें बंद कर लो अपनी। और तांजीरो की आवाज सुनकर सोचती है ये आवाज मैंने सुनी हुई है कहीं। हाँ सुनी है जरूर, मेरा कोई दोस्त यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो गाँव के मुखिया से जाकर मिलता है और यहाँ पर सभी लोगों ने एक जैसे मास्क पहने होते हैं। तांजीरो उन्हें यहाँ पर आने का रीजन बताता है जिस पर ये मुखिया बोलता है तुम्हें अपना सर झुकाकर अच्छे से हेलो बोलना चाहिए बच्चे। और तांजीरो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपना पूरा नाम बताता है और मुखिया बोलता है कि हागेनेजु गाँव से कहीं लापता हो गया है और ये इस वक्त उसे ढूंढ रहे हैं। जिस पर तांजीरो बोलता है ये सब मेरी गलती है, मैंने उनकी बनाई हुई तलवार तोड़ दी थी। जिस पर मुखिया बोलता है अरे नहीं नहीं, ये तो उस तलवार को बनाने वाले की गलती थी। हागेनेजु फॉल्टी स्वॉर्ड्स बना रहा है और उसने मजबूत तलवार नहीं बनाई, इसी वजह से वो तलवार टूट गई। जब दिखेगा ना अगली बार इसकी अच्छे से खबर लूंगा मैं, टेंशन ना लो तुम। गाँव का मुखिया तांजीरो से बोलता है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई बच्चे, तुम यहाँ पर कुछ दिन रह क्यों नहीं लेते हो, यहाँ पर अच्छे से आराम करो, तब तक हम हागेनेजु को ढूंढते हैं। और इसके बाद एक आदमी तांजीरो को नहाने की जगह तक ले जाता है और तांजीरो रास्ते में देखता है कि सभी लोग कड़ी मेहनत करके तलवार बना रहे होते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद तांजीरो झरने के पास पहुंच जाता है और हम मित्सुरी को देखते हैं जो भागते हुए तांजीरो के पास आकर रोने लगती है। और मित्सुरी तांजीरो से बोलती है कि ऊपर एक इंसान था और जब इसने उस बंदे से उसका नाम पूछा तो उस बंदे ने इसे इग्नोर कर दिया। तांजीरो उसे चुप कराते हुए बोलता है लगता है आज खाने में कुछ अच्छा बनने वाला है, जिसको सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। और उसके बाद तांजीरो नहाने के लिए जाता है और अचानक से तांजीरो के ऊपर एक दांत गिरता है और वो देखता है कि गेन्यू वहाँ पर खड़ा हुआ है और हमें पता चलता है कि ये दांत गेन्यू का ही होता है और गेन्यू भी तांजीरो को पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो, नेजुको और मित्सुरी खाना खा रहे होते हैं और तांजीरो बोलता है कि नहाते वक्त ये मित्सुरी जिससे मिली थी उसका नाम गेन्यू है। और मित्सुरी ये सुनकर बोलती है अच्छा तो ये उस विंड हाशिरा का छोटा भाई है। और खाना खाने के बाद मित्सुरी और तांजीरो सोचते हैं कि अभी तक गेन्यू खाने के लिए नहीं आया और इसके बाद ये दोनों उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। तांजीरो रास्ते में मित्सुरी से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया। मित्सुरी बोलती है मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरा ख्याल रख सके, इसीलिए मैंने डीमन स्लेयर ज्वाइन किया था। ये सुनकर तांजीरो हैरान रह जाता है और इसके बाद एक काकोशी इनके पास आती है और मित्सुरी से बोलती है आपकी तलवार बनाते समय हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं मैम, अगर आपको इसे देखना है तो आप हमारे साथ आ सकती हैं। और मित्सुरी हाँ बोल देती है। मित्सुरी तांजीरो से बोलती है तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो तांजीरो, तुमने अपर रैंक 6 के डीमन को हराया है, ये एक्सपीरियंस सभी लोगों को नहीं मिल पाता और मुझे पता है तुम आगे चलकर एक अच्छे डीमन स्लेयर बनोगे, बस तुम मेहनत से अपने काम को और अच्छे से करते रहो। ये सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और बोलता है तुम देखना मैं मुजान को जरूर हराऊंगा। और मित्सुरी तांजीरो से बोलती है तांजीरो मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, यहाँ इस विलेज में एक ऐसा हथियार है जो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा, बस तुम्हें इसे खुद ढूंढना होगा। और ये बोलकर मित्सुरी वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह तांजीरो अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और नाश्ता करके उस हथियार की खोज में चला जाता है। वहाँ तांजीरो देखता है कि एक और हाशिरा जिसका नाम मुशिरो है ये एक इंसान से बहस कर रहा होता है। ये बंदा मुशिरो को एक चाबी देने के लिए मना कर रहा होता है। तांजीरो देखता है कि उसके पीछे एक इंसान और खड़ा हुआ है जिसने हानाफुरा इयररिंग्स पहन रखी है और उसके बाल लंबे और लाल कलर के हैं। उस बंदे को देखकर तांजीरो शॉक हो जाता है। तांजीरो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और हम देखते हैं कि बहस करते हुए युचिरो उस बंदे को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर तांजीरो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मुइचिरो तांजीरो के पेट में एक पंच मारता है और तांजीरो नीचे जमीन पर गिर जाता है। मुइचिरो तांजीरो से बोलता है तुम एक डीमन स्लेयर बनने के लिए बहुत कमजोर हो और तुम्हारे पेट पर टंगे हुए इस बॉक्स में क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बॉक्स में कोई डीमन है। तांजीरो गुस्से में आकर मुइचिरो से बोलता है ओए तुम उस बॉक्स से दूर रहो, समझे तुम। इसके बाद तांजीरो उस मास्क वाले बच्चे से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और ये बच्चा तांजीरो से बचते हुए बोलता है मैं ये चाबी किसी को भी नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी टॉर्चर करो। ये बच्चा चिल्लाते हुए मुइचिरो से बोलता है मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ ये टूटने वाला है। मुइचिरो बोलता है कि अगर ये टूटने वाला है तो तुम दूसरा बना लोगे, तुम तो एक तलवार बनाने वाले हो ना, तुम केवल उसी काम में अच्छे हो, तुम लोगों को नहीं बचा सकते हो। लोगों को बचाने का काम एक हाशिरा की जिम्मेदारी है और हमारा समय दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुपचाप मुझे ये चाबी दे दो। ये सुनकर मास्क वाला बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। तांजीरो उन दोनों के बीच
बीच में आकर मुइचिरो से बोलता है, मुइचिरो, तलवार बनाने वाला भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। अगर वो हमें कोई तलवार बनाकर दे ही नहीं सकते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से लड़कर अपना योगदान दे रहे हैं। मुइचिरो तांजीरो को बीच में ही रोकते हुए बोलता है, अबे ओ जा यहाँ से, मुझे तेरा बोरिंग भाषण नहीं सुनना है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। और तांजीरो पर अपनी लात से हमला करता है और तांजीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वही तलवार वाला बंदा ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा होता, और जैसे ही तांजीरो बेहोश होता है ये स्वॉर्ड वाला बंदा तांजीरो की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तांजीरो को होश में आता हुआ देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। तांजीरो होश में आते हुए उस मास्क वाले बच्चे से पूछता है कि क्या हागे नेजुका यहाँ पर आया था, जिस पर वो बच्चा मना कर देता है। तांजीरो इसके बाद उससे हाशिरा के बारे में पूछता है। वो बच्चा बोलता है कि मैंने उसे चाबी दे दी थी और वो चाबी लेकर यहाँ से जा चुका है। तांजीरो उस बच्चे से माफी मांगता है और कहता है, सॉरी यार, मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। पर वो बच्चा तांजीरो को शुक्रिया बोलता है और तांजीरो उस बच्चे से उसके पीछे पड़ी हुई उस डॉल के बारे में पूछता है। वो बच्चा बताता है कि ये एक मैकेनिकल डॉल है जो कि एक चाबी से चलती है। इस डॉल को 108 तरीके से लड़ने की स्टाइल्स आती हैं। मुइचिरो को ये डॉल ट्रेनिंग करने के लिए चाहिए थी। मुइचिरो और ये बंदा बोर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो मास्क वाला बच्चा तांजीरो को आगे बताता है कि ये डॉल है जो ये उसके पूर्वजों ने बनाई थी। तांजीरो उससे पूछता है कि इसके 6 हाथ क्यों हैं। वो बच्चा बताता है कि उसने उसके पिता से सुना था रियल तलवारबाज को ये डॉल देखकर बनाई गई थी। तांजीरो को यूरिची का फेस जाना पहचाना लगता है और आगे पूछता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो। ये बच्चा बोलता है कि मुझे बस ये पता है कि ये आदमी सेनगोकू एरा का है। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। तांजीरो बोलता है, अरे ये तो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। और मुइचिरो का क्रो तांजीरो से कहता है कि उसके पूर्वज सन ब्रीदिंग का यूज करते थे। तांजीरो को उस डॉल के अंदर से एक तलवार मिलती है। तांजीरो तलवार को निकालकर उसे खोलता है और हमें पता चलता है कि ये तलवार 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इतनी पुरानी होने की वजह से ये खराब हो चुकी है। और तभी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बॉडी वाला इंसान वहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये हागे नेजुका होता है। हागे नेजुका तांजीरो और उस दूसरे लड़की से उस तलवार को छीनने का ट्राई करता है और तांजीरो उसे वो तलवार दे देता है और हागे नेजुका तांजीरो को उस तलवार के बदले एक दूसरी तलवार देकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो खाना खाते हुए ये सारी बातें केनिया को बता रहा होता है। केनिया बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है ना, और तुम ऐसे की बात कर रहे जैसे तू मुझे जानता है, तुझे याद नहीं है क्या, तू ही था वो, तूने फाइनल सिलेक्शन के टाइम मेरा हाथ तोड़ दिया था। जिस पर तांजीरो बोलता है, अरे भैया आपने एक लड़की को तंग किया था यार, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो को एक लात मारकर कमरे से बाहर फेंक देता है। और दूसरी तरफ कानामोरी नहाकर वापस आ रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक सुंदर सा बर्तन दिखाई देता है। कानामोरी उस बर्तन के पास जाता है और तभी बर्तन में से अपर रैंक का मून 5 डीमन क्योको निकलकर उस इंसान को खा लेता है। क्योको के साथ अपर रैंक का डीमन हान टेंगू भी दिखाई देता है और बोलता है, मुजान पहले ही बहुत गुस्से में है, हम उन सभी लोगों को मार देंगे जो मुजान के खिलाफ हैं। और इस तरफ मुइचिरो और तांजीरो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी हान टेंगू वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर ये दोनों के दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और तभी मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है पर हान टेंगू उससे बच जाता है। तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद मुइचिरो हान टेंगू का सर काट देता है और तभी तांजीरो मुइचिरो को कहता है, संभाल कर। और हम देखते हैं कि हान टेंगू के सिर वाले हिस्से से एक दूसरा डीमन बन जाता है और बॉडी वाले हिस्से से एक और डीमन बन जाता है। अब ये पहला वाला डीमन अपने पंखे से इतनी ज्यादा तेज हवा करता है कि मुइचिरो बहुत दूर जाकर गिरता है पर नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। केनिया भी छत के ऊपर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और वो एकदम से साइकिडो और ताराको को शूट करता है और वो गोली उनके जाकर लगती है और तभी केनिया आगे आकर उनका सर भी काट देता है। तांजीरो केनिया से बोलता है, उसका सर मत काटो, तुम उसे जितनी बार काटोगे वो उतने ही अलग अलग डीमंस में ट्रांसफॉर्म होता जाएगा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ताराको की बॉडी का एक और हिस्सा डीमन में बदल जाता है और ये डीमन एक पक्षी जैसा दिखता है और तांजीरो को पंजों से पकड़कर आसमान में लेकर जाने लगता है। और ये डीमन बोलता है, बहुत टाइम बाद हम अलग हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तांजीरो सोचता है कि इन सभी के सभी डीमंस के अंदर डिफरेंट टाइप की पावर्स हैं। तांजीरो देखता है कि गेनिया साइकिडो से लड़ रहा होता है और ये डीमन अपना हथियार गेनिया के आर पार कर देता है और दूसरा डीमन अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है और तांजीरो के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा मुइचिरो भाग रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने जल्दी नहीं करी तो सभी लोग मारे जाएंगे। तांजीरो आके नोटिस करता है कि हर एक डीमन की जीभ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे साइकिडो की जीभ पर लिखा हुआ है एंगर, दूसरे डीमन की जीभ पर लिखा हुआ है प्लेजर, काराको की जीभ पर लिखा हुआ है प्लेजर और रोको की जीभ पर लिखा हुआ है जॉय। और ये सारे के सारे शब्द इन डीमंस की पावर को और उनकी नेचर को दर्शाता है। तांजीरो मन में सोचता है कि इन डीमंस को काटने से इनकी पावर्स कम हो जाती हैं और वो डीमन तांजीरो पर अपने पंजे से हमला कर देता है। मेरे पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैं किसी पत्थर को भी आसानी से तोड़ सकता हूँ, तुम तो फिर भी एक इंसान हो। और काराको नेजुको के पेट में एक किक मारता है जो कि नेजुको के पेट के आर पार हो जाती है। मैं इस लड़की के हाथ पैर उखाड़ दूं, फिर तुम अपना हथियार इस लड़की के आर पार कर देना जिससे ये हिल भी नहीं पाएगी। और काराको नेजुको के हाथों को उखाड़ने की कोशिश करता है और नेजुको बचने के लिए अपनी सिग्नेचर किक मारती है उसके मुंह पर और उसका सर तोड़ देती है। नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है और काराको जलने लगता है और नेजुको भी उसका वो हाथ तोड़ देती है जिस हाथ में इसका वेपन होता है। और उसके बाद तांजीरो घर के अंदर आ जाता है और तांजीरो देखता है कि नेजुको बहुत ज्यादा मुसीबत में है। तांजीरो समझ आता है इन डीमंस की गर्दन काटने का कोई भी मतलब नहीं है, पर अगर इनकी जीभ को काटा जाए तो ये बहुत धीरे धीरे हील होते हैं। और तांजीरो साइकिडो पर हमला कर देता है और उसकी जीभ को काट देता है और साइकिडो थोड़ी
थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसका फायदा उठाकर उस हथियार को नेजुको के गर्दन से अलग करता है। और तभी यहाँ पर कराकू वापस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और तांजीरो और नेजुको दोनों बेहोश हो जाते हैं और सभी ये डीमंस एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कराकू बोलता है अब फाइनल अटैक करने का समय आ चुका है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तलवार बनाने वाला गांव के अंदर घंटी बजा रहा होता है और सबको बताता है कि उन लोगों पर अटैक हो चुका है। और हम गांव के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस गांव के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं और मित्सुरी भी गांव की तरफ तेजी से भाग रही होती है। स्वर्ड्स विलेज पर बहुत सारे डीमंस हमला कर चुके हैं। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। डीमंस एक एक करके लोगों को खाना शुरू कर देते हैं और तभी मित्सुरी वहाँ पर आ जाती है और डीमंस को मारना शुरू कर देती है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम सभी को बचा लूंगी। और तभी एक बहुत बड़ा सा डीमन गांव के मुखिया को पकड़ लेता है पर मित्सुरी उसे बीच में से काट देती है और गांव का मुखिया नीचे गिरना शुरू हो जाता है। पर तभी उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आप ठीक है? और गांव का मुखिया बोलता है अरे यह तो एक सपने जैसा है, मुझे एक सुंदर लड़की ने पकड़ा हुआ है। कैसी हो सुंदरी? हे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। और एक आदमी भी मित्सुरी से बोलता है मैं भी सर के बल गिरा हूँ यार, मेरा भी हाथ पकड़ लो। और मुखिया बोलता है अबे ओ चुप करके बैठा रहे, हमारे बीच में मत आ तू, ठीक है ना? और इस तरफ हम देखते हैं कि नेजुको तांजीरो को लेकर डीमंस से बचकर भाग रही होती है और कराकू उस पर फिर से अपने पंखे से हमला करता है और इस बार उसका हमला इतना जोरदार होता है कि तांजीरो फिर से उसकी चपेट में आ जाता है और पूरा का पूरा घर भी टूट जाता है और नेजुको भी हवा में उड़ना शुरू कर देती है और वो तांजीरो की तलवार को पकड़ लेती है। और इस तरफ हम मुइचिरो को देखते हैं और वो ग्योको के सामने होता है। ग्योको मुइचिरो को अपना नाम बताता है और बोलता है मैं मारने से पहले क्यों ना थोड़ी बातचीत की जाए, मैं तुम सभी को अपनी कलाकारी दिखाना चाहता हूँ। मुइचिरो को ये बात समझ में नहीं आती और ग्योको अपने पॉट के अंदर से 5 तलवार बनाने वालों को निकालता है और इन सभी के सभी तलवार बनाने वालों के अंदर तलवारें घुसी होती हैं। ग्योको बोलता है मैंने इसे नाम दिया है तलवार बनाने वालों की दर्दनाक मौत, अच्छा है ना? और अपने दोस्तों का ऐसा हाल देखकर कानामोरी और कोतेत्सु बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। और उसके बाद ग्योको तलवार बनाने वालों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उनके अंदर घुसी हुई तलवार को भी घुमाना शुरू कर देता है और सभी तलवारबाज दर्द से चीखने लग जाते हैं। ये देखकर मुइचिरो बोलता है बस बहुत हो गया तुम्हारा और ग्योको पर हमला कर देता है। और तभी ग्योको कुछ गोल्डन फिश जैसा निकालता है जो कि डीमंस होते हैं और ये डीमंस मुइचिरो पर हमला कर देते हैं अपने नीडल्स से। इस अटैक का नाम 1000 नीडल्स होता है और ये जहरीले कांटे होते हैं पर मुइचिरो इस अटैक से बच जाता है और डीमंस उन दोनों पर हमला कर देती है और उन्हें बचाने के लिए मुइचिरो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वो कांटे मुइचिरो को लग जाते हैं पर कानामोरी और कोटेत्सु बच जाते हैं और मुइचिरो उन दोनों को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। और तभी ये फिश वापस से हमला कर देती है। मुइचिरो तेजी से अपनी तलवार को चलाकर उसके अटैक्स को रोकता है और कानामोरी और कोटेत्सु वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ग्योको बोलता है कांटों में जहर था, अब तुम्हारे हाथ पैर सुन होने वाले हैं। और तभी ग्योको अपने हाथ में एक नया मटका बना लेता है और ब्लड डीमन आर्ट वाटर पॉइजन पॉट का यूज करता है और मुइचिरो को पानी के अंदर फंसा देता है। तुम्हारे मरने के बाद मैं विलेज को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा और डीमन स्लेयर्स के पास लड़ने के लिए कोई तलवार ही नहीं बचेगी। और इस तरफ नेजुको के खून से तांजीरो की पूरी तलवार सन गई। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि नेजुको आखिर कर क्या रही है और फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके एक्सप्लोडिंग ब्लड का यूज करती है और तांजीरो की तलवार आग की लपटों से घिर जाती है। तांजीरो देखता है कि हीट की वजह से उसकी स्वॉर्ड का कलर बदलकर लाल हो चुका है और तांजीरो अपनी तलवार लेकर उन तीनों डीमंस के सामने जाता है। और तभी सेकिडो नोटिस करता है कि तांजीरो की तलवार का कलर लाल है और क्योंकि सभी के सभी क्यूजुकीस के अंदर मुजान का ब्लड होता है तो सेकिडो के अंदर मुजान की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं और उसे याद आता है कि वैसी ही तलवार है जैसी कि उस सैमुराई के पास थी जिसने डीमंस के राजा मुजान को लगभग मार ही डाला था। अब तांजीरो के सिर का मार्क बदलकर दूसरा शेप ले लेता है और तांजीरो अटैक के लिए अपनी तलवार को उठाता है और उसके पीछे युइची की छवि दिखाई देने लगती है जो देखकर सेकिडो और उरुकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करता है और उन तीनों की गर्दन को काट देता है और उन डीमंस के शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो को याद आता है कि जब उसने ग्यूटारो को मारा था तब भी उसकी ब्रीदिंग और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि उसके पूरे शरीर के ऊपर आग लग गई। तांजीरो को लगता है कि अगर वो इन सारे के सारे क्लोन्स का सिर एक साथ काट दे तो इस डीमन की मौत हो जाएगी। और अब तांजीरो उस चौथे डीमन को खोजने लगता है पर तभी जंगल में उसे गैनिया दिखाई देता है और देखता है कि इसके अंदर उस डीमन की तलवार घुसी हुई है पर डीमन को मारने में कामयाब हो चुका है। तांजीरो उसे आवाज लगाता है और गैनिया जैसे ही मुड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके दांत लंबे हो चुके हैं और इसकी आंखें भी येलो हो गई थी और गैनिया बिल्कुल एक डीमन की तरह दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है और तांजीरो उसके करीब नहीं जाता। और तभी काराकू जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि तांजीरो के अटैक से उसे दर्द हुआ था। हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। और अब तांजीरो को एक बात तो समझ में आ जाती है कि इन चारों का गला अगर एक साथ भी काटा जाए तो तब भी इनकी मौत नहीं होगी। और तभी तांजीरो को नेजुको की याद आती है और वो उसे मलबे से बाहर निकालता है। अब तांजीरो को याद आता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ही और उसे यहाँ पर एक 5वें डीमन की स्मेल भी आई थी, यानी कि इन चारों के अलावा एक डीमन और भी है जिनके अंदर इन चारों की जान बसी हो। अब तांजीरो कुछ कर पाता उससे पहले ही गैनिया यहाँ पर आकर तांजीरो का गला दबाने लगता है और गुस्से में बोलता है मैं इस अपर रैंक डीमन को मार डालूंगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये गैनिया अभी भी अपने होश में है और तांजीरो की ही साइड है। तांजीरो ये देखकर खुश होता है और गैनिया तांजीरो से बोलता है तुमने अकेले उस अपर रैंक डीमन 6 को नहीं हराया था, इसीलिए तुम हाशिरा नहीं बने, पर मैं अकेला ही इस डीमन को मारकर हाशिरा बन जाऊंगा। और ये सुनकर तांजीरो खुश होता है और तांजीरो से बोलता है वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल यहाँ पे ना एक 5वां
डीमन भी है, मैं उसे ढूंढता हूँ और फिर तुम उसे मार देना, ठीक है। और तांजीरो का ऐसा निस्वार्थ भाव देखकर गेनिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इस तरफ वो सभी के सभी क्लोन डीमंस हील हो चुके हैं। और तांजीरो अब गेनिया से बोलता है, मैं 5वां डीमन मिलते ही तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम्हें इन बाकी डीमंस को उलझा कर रखना है। और हाँ, नेजुको पर हमला मत करना, ये मेरी बहन है। और अब गेनिया ओरोकी पर फायर करता है और नेजुको काराकू से लड़ती है, जो कि उस पर हवा के झोंके से हमला कर देता है। ये एक झोंका तांजीरो को भी जाकर लगता है और अब तांजीरो पूरा ध्यान लगाता है और उसे 5वें डीमन की स्मेल भी आ जाती है, जो कि पास की ही किसी झाड़ी से आ रही थी। और तभी हम इस छुपे हुए 5वें डीमन को भी देखते हैं, जो कि हंटेंगू की मेन बॉडी जैसा ही लग रहा था। और तांजीरो चिल्लाते हुए गेनिया से बोलता है, वो 5वां डीमन जंगल के अंदर है और झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। और इस तरफ क्योको ने अभी भी मुइचिरो को अपने पानी वाले जाल के अंदर फंसाया होता है। मुइचिरो चारों तरफ से उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और इस तरफ सेकेडो नेजुको को मारने ही वाला होता है कि तभी तांजीरो अपनी लाल तलवार से सेकेडो का हाथ काट देता है। सेकेडो को यकीन नहीं होता कि ना सिर्फ तांजीरो पहले से ज्यादा तेज और बहुत ताकतवर भी हो चुका है। और लड़ाई करते करते बीच में तांजीरो केन्या को उस 5वें डीमन की लोकेशन भी बता रहा होता है, पर इतना ढूंढने पर भी केन्या को वो 5वां डीमन नहीं मिलता। केन्या, राइट में नीचे की तरफ देखो। केन्या नीचे देखता है और उसे हंटेंगू मिल जाता है, जिसने छुपने के लिए अपना साइज एक चूहे के बराबर कर लिया था। हंटेंगू जल्दी से यहाँ से भागने लगता है और गेन्या उसका पीछा करते हुए सोचता है, वो चारों डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल है और ये चिरकुट यहाँ पर छुपा हुआ है। और अब गेन्या गुस्से में हंटेंगू की गर्दन को काटने लगता है, लेकिन उसकी तलवार के ही टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद ये अपनी शॉटगन का यूज करता है और उस पर हमला करता है, पर उससे भी हंटेंगू को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे खरोंच तक नहीं आती। वो उसकी इस शक्ति को देखकर हैरान रह जाता है और तभी उसे फील होता है कि सेकिडो उसे अपने भाले से मारने आ चुका है और गेन्या अब नहीं बच सकता। सेकिडो सीधा उसकी नेक के ऊपर मारेगा, जिसे गेन्या रीजनरेट नहीं कर सकता और उसकी यहीं पर डेथ हो जाएगी। अब अपने आखिरी टाइम पर गेन्या अपने बड़े भाई सानेमे के बारे में सोचता है। गेन्या एक हाशिरा बनना चाहता था ताकि उसके भाई को उस पर गर्व हो और उससे माफी मांग सके उस बात के लिए जो कि उसने सानेमे से अपने पास्ट में कही थी। और इसके बाद हम गेन्या की बैक स्टोरी देखते हैं। गेन्या बताता है कि उसकी मॉम सुबह से शाम काम किया करती थी और उनका पिता एक बड़ा पर बहुत बुरा इंसान था और किसी दुश्मन ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी, पर उन्हें इस बात का कोई भी गम नहीं था क्योंकि इसके फादर अक्सर इसकी मॉम और इसके भाई बहनों को बहुत मारते थे। गेन्या की मदर हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती। अब एक रात को गेन्या अपने सभी के सभी भाई बहनों के साथ सो रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी मदर अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसका बड़ा भाई सानेमे भी जगा हुआ था और सानेमे उनकी मॉम को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। गेन्या भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है, पर सानेमे उसे मना कर देता है और यहीं पर रुककर उनके छोटे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए बोलता है। अब बहुत टाइम बीत जाता है और सुबह भी होने वाली थी, लेकिन उनकी मॉम का कोई अता पता नहीं था और सभी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी इन्हें गेट के बाहर किसी की शैडो नजर आती है। सभी बच्चों को लगता है कि ये उनकी मॉम है और उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और उस अनजान शैडो को देखकर केन्या बोलता है, दरवाजा मत खोलो, वो शायद से मॉम नहीं है। और तभी दरवाजा टूट जाता है और वो डीमन केन्या के चारों भाई बहनों पर पंजा मार देता है और इंस्टेंटली उनकी डेथ हो जाती है। वो डीमन केन्या पर भी अपने पंजे से हमला करके उसका चेहरा काट देता है। और अब अंधेरे की वजह से केन्या को समझ में नहीं आता कि ये कोई जानवर है या कोई भेड़िया। और अब ये डीमन केन्या को भी मारने ही वाला होता है, पर तभी सानेमे उस डीमन को पकड़कर उसे घर से बाहर लेकर जाता है। केन्या रोते हुए अपने सभी के सभी भाई बहनों को जगाने की कोशिश करता है और ये सब के सब मर चुके थे। केन्या अब एक डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर जाता है। सूरज भी उगने लगा था और रास्ते में केन्या सानेमे को देखता है, जो कि खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और उसके ठीक सामने उनकी मॉम का कटा हुआ शरीर पड़ा था। केन्या रोते हुए अपनी मॉम को गले से लगा लेता है और सानेमे से पूछता है, तुमने क्यों मारा इन्हें, तुम एक खूनी हो। और सानेमे सदमे में होता है, वो पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था और जैसे ही सूरज निकलता है उनकी मॉम का शरीर हवा में डिसअपीयर हो जाता है और राख बनकर उड़ जाता है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। केन्या अपने भाई से माफी मांगता है उसे भला बुरा बोलने के लिए, जबकि वो जानता था कि असल में क्या हुआ था। जिसे उसने भेड़िया समझा था वो कोई और नहीं बल्कि उनकी मॉम थी, जो कि एक डीमन बन गई थी और सानेमे ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मॉम को मार दिया था। और जब सानेमे को पता चला होगा कि उनकी मॉम ही एक डीमन बन चुकी है, तब उसे कैसा लगा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी अपनी प्यारी मॉम को ही मारते हुए। और केन्या सोचता है कि वो अपने भाई से बिना माफी मांगे ही अब मरने वाला है और उसके भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो आखिरी चीज है जो कि वो मरने से पहले याद कर रहा है। अब केन्या मरने ही वाला होता है और उसे तांजीरो की आवाज सुनाई देती है, जो बोलता है, हार मत मानो। और तांजीरो सेकिडो का वो हाथ काट कर केन्या को बचा लेता है। पर तभी दूसरा डीमन तांजीरो के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो देखता है कि उसे कुछ नहीं होता। दरअसल केन्या ने सामने आकर तांजीरो को अब बचा लिया था और उस अटैक की वजह से केन्या के शरीर के अंदर बहुत सारे छेद हो जाते हैं। केन्या किसी तरह से बोलता है, अब एक काम तांजीरो तुम्हें ही करना होगा। केन्या की बात सुनकर तांजीरो उस 5वें डीमन को ढूंढने लगता है, जो कि चूहे की तरह जंगल में भागता जा रहा था। तांजीरो उसका पीछा करता है और जैसे ही हंटेंगू खुली जगह में आता है, तांजीरो उसका गला काटने के लिए अपनी तलवार को उठा लेता है। हंटेंगू उससे बचकर भागता है, लेकिन तांजीरो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद तांजीरो अपनी ब्लेड का यूज करके हंटेंगू की गर्दन पर अटैक करता है और हंटेंगू एक बहुत ही ज्यादा शार्प आवाज निकालता है, पर तांजीरो फिर भी हार नहीं मानता और हंटेंगू की हाफ नेक को लगभग काट देता है। पर तभी अचानक से ही तांजीरो के पीछे कोई आ जाता है। तांजीरो को ये सेंट पहले कभी नहीं आई थी और ये पिछले चारों के चारों क्लोन्स से बहुत ज्यादा अलग थी। तांजीरो फिर भी अपना ध्यान
ध्यान हंटेंगू पर रखता है, लेकिन फिर उसकी तलवार ठंडी होकर पहले जैसी हो जाती है। केन्या घाव अब बढ़ जाते हैं और वो पीछे से तांजीरो को चेतावनी देता है कि वो वहाँ से हट जाए। केन्या इस नए डीमन पर शूट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो गोली तांजीरो को भी लग सकती है। अब ये नया डीमन अपने हाथ में एक डैगर बनाता है और अपने पीछे के ड्रम को बजाता है, जिससे कि एक पावरफुल शॉक वेव निकलती है और तांजीरो को दूर उड़ा देती है। इसके बाद जमीन में से 5 लकड़ी के बने ड्रैगन्स निकलते हैं जो कि तांजीरो को आसमान में ले जाकर उस पर हमला कर देते हैं। पर तभी नेजुको वहाँ पर आती है और तांजीरो को बचा लेती है, पर इसमें नेजुको के हाथ पैर कट जाते हैं जो कि तुरंत हील तो हो जाते हैं, पर नेजुको की हालत खराब हो जाती है। अब ये दोनों उस नए डीमन को देखते हैं और ये बोलता है, तुम लोग कैसे राक्षस हो जो कमजोरों को परेशान करते हैं। और तांजीरो को समझ में नहीं आता कि ये नया डीमन कहाँ से आ गया और अब उन्हें उन बाकी 4 डीमंस की सेंट भी नहीं आ रही थी। और फिर हमें गेनिया के जरिए पता चलता है कि कुछ देर पहले जब तांजीरो हेंटेंगू की गर्दन को काट रहा था और गेनिया अजित्सु से लड़ रहा था, तब सेकिडो अपने दोनों हाथ खड़े करता है और पलक झपकते ही उन दोनों डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और देखते ही देखते वो हाजित्सु को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और चारों क्लोन्स को मिलाकर उसका सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म पैदा हुआ है और इसका नाम है जोहाकुटेन। और इस डीमन का इमोशन है नफरत। और दूसरी तरफ मुइचिरो अभी भी पानी के अंदर फंसा होता है और ग्योको अब सोचने लगता है कि आखिर उस वर्कशेड के अंदर ऐसा क्या था जो इतना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो मुइचिरो को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मुइचिरो मन में सोचता है कि उसके फेफड़ों में अब कितनी हवा बची है, उनसे वो एक आखिरी अटैक तो कर सकता है। वो मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन फिर भी इस पानी के जाल को नहीं काट पाता। मुइचिरो समझ जाता है कि वो अपनी ब्लेड का यूज करके वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और इधर शेड के अंदर कानामोरी ग्योको को रोकने के लिए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्योको उसका मजाक उड़ाता है, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत उसके अंदर नहीं होती और अब ग्योको अपने हाथ में एक मटका बनाता है और उससे निकलती पानी की धार से कानामोरी का चाकू टूट जाता है और ग्योको से पूछता है, तुम इस शेड को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? कहीं विलेज का चीफ तो यहाँ पर नहीं छुपा हुआ? पर हम देखते हैं कि होतारू जो कि युइची की तलवार को पॉलिश कर रहा होता है और उसे देखकर ग्योको समझ जाता है कि ये विलेज चीफ तो नहीं है। अब होतारू का फोकस देखकर ग्योको को गुस्सा आने लग जाता है। इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसकी प्रेजेंस से और ग्योको होतारू पर भी हमला करके उसके शरीर पर बहुत सारे कट्स लगा देता है, लेकिन होतारू उसे नोटिस किए बिना ही तलवार को बस पॉलिश करता रहता है। ग्योको उस पर फिर से हमला करता है और इस बार उसका मास्क नीचे गिर जाता है और हम पहली बार होतारू का चेहरा देखते हैं, लेकिन होतारू फिर भी अपना काम नहीं छोड़ता और इस तरफ मुइचिरो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो समझ जाता है कि वो अब मरने वाला है, पर तभी कोतेत्सु यहाँ पर आकर एक चाकू से उस वाटर पॉट को फोड़ने की कोशिश करता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी कोतेत्सु उस पॉट को नहीं काट पाता। और तभी मुइचिरो देखता है कि उसके पीछे एक फिश डीमन खड़ा है और कोतेत्सु को वार्न करने की कोशिश करता है, पर वो फिश डीमन कोतेत्सु के हाथ पर कट्स मार देती है और फिर एक ब्लेड को उसके पेट में घुसा देती है। मुइचिरो अब पैनिक करते हुए अपने मन में बोलता है, कोतेत्सु यहाँ से भाग जाओ, पर कोतेत्सु मुइचिरो की तरफ ही आने लगता है और वाटर पॉट के ऊपर मुंह लगाकर उसके अंदर हवा फूंक देता है। ये हवा के बुलबुले मुइचिरो के मुंह तक जाते हैं और वो एक गहरी सांस ले पाता है और तभी उसे तांजीरो नजर आता है जो बोलता है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी भी हेल्प होती है। और तांजीरो वहाँ से गायब हो जाता है और तभी एक और आदमी वहाँ पर आता है और बोलता है, इंसान जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है। अब मुइचिरो एक गहरी सांस लेकर मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है और उस वाटर पॉट को काट कर उसमें से आजाद हो जाता है। मुइचिरो को अब याद आता है ये आदमी जो अभी इसने अभी देखा था ये कोई और नहीं बल्कि इसके फादर ही होते हैं। वो अपने चेहरे से उन नीडल्स को निकालने लगता है, लेकिन उन नीडल्स के जहर की वजह से मुइचिरो का शरीर अब सुन्न पड़ने लग जाता है और अब सभी नीडल्स को निकालने के बाद वो कोतेत्सु को देखता है जो कि बहुत ज्यादा घायल हो गया था और यहाँ पर कुछ फिश डीमंस उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन मुइचिरो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसमें अब खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है जो उसे बोलते हैं, बेटा खड़े हो जाओ, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हम मुइचिरो का बचपन देखते हैं। मुइचिरो के फादर एक लकड़हारे थे और वो उनके साथ लकड़ियां लेने जाता था। मुइचिरो पेड़ काटने में भी उनकी बहुत हेल्प करता था और ये काम करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। अब एक रात को जब मौसम बहुत ज्यादा खराब था तो मुइचिरो की मॉम बीमार हो जाती है। मुइचिरो उनसे बोलता है कि फादर जड़ी बूटी लेने के लिए बाहर गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। उसकी मॉम को बहुत जोरों का बुखार था। मुइचिरो उनके सिर के ऊपर पानी की एक पट्टी रखता है और एक और कंबल डालता है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और मुइचिरो उन्हें हक करके रोने लगता है। बाहर बहुत जोरों से आंधी तूफान आ रखा था और मुइचिरो के फादर उस जड़ी बूटी को लेने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। उन्हें वो जड़ी बूटी मिल जाती है, पर जैसे ही वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं उनका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने से उनकी मौत हो जाती है। और मुइचिरो को याद आता है कि उसका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम था युइचिरो। जब ये दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र से वापस लौट रहे थे तो युइचिरो अपने मरे हुए पेरेंट्स के लिए बहुत गलत चीजें बोलता है कि दूसरे की हेल्प करने से कभी कोई फायदा नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर मुइचिरो को बुरा लगता है और शौक रह जाता है, ये क्या बकवास कर रहा है बंदा। और मुइचिरो सोचता है कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी तब वो शायद से अपने भाई की तरह बिहेव करने लग गया था। पहले वो याद करता है कि युइचिरो के साथ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था और उसे ये भी लगता था कि युइचिरो उससे नफरत करता है। एक दिन जब मुइचिरो पानी भरने के लिए नदी किनारे जाता है तब वहाँ पर उसे एक सुंदर लेडी दिखाई देती है जिसके बाल सफेद थे। इस लेडी का नाम था अबाने उबुयाशिकी। वो इनके घर आकर इन्हें बताती है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर की पत्नी है और वो यहाँ पर इनके लिए एक ऑफर लेकर आई है, लेकिन युइचिरो उसका ऑफर ठुकराकर उसे यहाँ से भगा देता है। और उसी रात युइचिरो अपने भाई के साथ मुइचिरो ये बात युइचिरो को बताता है क्योंकि अबाने ने उन्हें बताया था वो लोग एक महान योद्धा मुइची के वंशज हैं जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल को यूज किया करता था। मुइचिरो चाहता था कि ये दोनों भी तलवारबाज बने और ये सुनकर युइचिरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम योद्धा वाले सपने देख रहे हो जबकि तुम्हें ठीक से खाना बनाना तक नहीं आता है। हमारी मॉम
बहुत समय से बीमार थी, पर फिर भी किसी को बिना बताए बस काम करती रहती थी जब तक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गई। मेरे इतना मना करने के बावजूद भी हमारे पिता खराब मौसम में भी जड़ी बूटी खोजने निकले। मैंने कई बार मॉम को आराम करने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सच तो ये है कि दूसरों की हेल्प वही कर सकता है जो कि किस्मत के धनी होते हैं, चोजन वन होते हैं। और उस दिन के बाद से इनके आपस में कोई बात नहीं होती। दोनों लकड़ी का काम करते रहते हैं। कुछ और महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम आ जाता है और अचानक से ही कहीं से एक डीमन उनके घर के दरवाजे पर आ जाता है और वो डीमन ये देखकर खुश हो जाता है, यहाँ पर तो सिर्फ बच्चे हैं। और ये डीमन यूइचिरो को पंजा मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और ये डीमन मुइचिरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी यूइचिरो उसे बचा लेता है, जिससे कि उसका एक हाथ कट के अलग हो जाता है। मुइचिरो उसे पकड़कर पीछे ले जाता है और यूइचिरो चिल्लाने लग जाता है दर्द की वजह से। और ये डीमन बोलता है, तुम्हारी जिंदगियां बेकार हैं। और ये सुनकर मुइचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसका खून उबल रहा हो। पर उस दिन के बाद से उसे कुछ भी याद नहीं कि हुआ क्या था। और अगली बार जब हम मुइचिरो को देखते हैं तो उसने मार मार कर उस डीमन की हालत खराब कर दी थी। उसने अपने सभी के सभी वेपन से उसे जमीन के अंदर ठोक दिया था और उसका सिर भी कुचल दिया था। और अब जैसे ही सुबह होती है तो धूप की वजह से वो डीमन राख बन के गायब हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से रेंगते रेंगते घर पहुंचता है। मुइचिरो मरने की कगार पर था और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है, मेरा भाई मेरी तरह नहीं है, इसकी सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सुनकर मुइचिरो रोने लगता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मुइचिरो के चेहरे के ऊपर वो निशान आ जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि तांजीरो के चेहरे पर आ गए थे। और फिर वो मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म शिफ्टिंग फ्यूरोस स्लैश यूज करता है और उन सभी के सभी ब्लेडेड फिश डीमंस को हरा देता है। और इस तरफ ग्योको ने हेगेनेजुका के शरीर के ऊपर बहुत सारे कट्स मार दिए थे और उसकी एक आंख भी फोड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो उस तलवार पर ही फोकस किए हुए था। और ग्योको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी मुइचिरो वहां पर आ जाता है और ग्योको पर हमला कर देता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये मुइचिरो पानी की जाल से कैसे जिंदा बच गया भाई। और ग्योको की नजर मुइचिरो के चेहरे के ऊपर मार्क्स के ऊपर जाती है और उसे याद आता है कि लॉर्ड मुजान ने उसे एक ईयररिंग वाले लड़के के बारे में बताया था। ग्योको ये भी सोचता है कि अब तक इसका पूरा का पूरा शरीर जहर की वजह से पैरालाइज हो चुका होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुइचिरो अपने पैरों के ऊपर खड़ा है। मुइचिरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक ऑक्टोपस वाला मटका निकालता है जिसके अंदर से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और पूरे घर को तबाह कर देते हैं। हेगेनेजुका भी बाहर आकर गिरता है, लेकिन वो फिर से तलवार को उठाता है और उस पर धार करने लगता है और इस तरफ उसके टेंटिकल्स ने मुइचिरो को पकड़ा हुआ था। ग्योको बोलता है, तो मैं मजाक कर रहा था और अब मैं सच में तुम सभी को मार डालूंगा। और अचानक से मुइचिरो उन टेंटिकल्स को काट देता है और ग्योको बोलता है, जितनी भी तलवारें बदल लो कोई फायदा नहीं है। और अब ग्योको उस पर फिर से हमला करता है और ढेर सारे टेंटिकल्स छोड़ता है। मुइचिरो की ताकत उस लाल निशान की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुइचिरो आगे बढ़ता है और मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करता है और उन सभी के सभी टेंटिकल्स को काटकर ग्योको की गर्दन भी काटने वाला होता है। पर तभी ग्योको गायब होकर दूसरे मटकी के अंदर चला जाता है और वो और मुइचिरो की तारीफ करता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और मुइचिरो के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस पर पानी की एक तेज धार मारने लगता है। और अब लड़ाई के दौरान उसे अपने भाई की एक आखिरी बात याद आती है जो कि उसने मरने से पहले कही थी और ये बंदा कभी भी इससे ठीक से पेश नहीं आया था। मुइचिरो, तुम मेरे जैसे मत बनना, तुम ही चोजन वन हो। और फिर ये अपने हाथ में 10 मटके बनाता है और ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ब्लाइंडिंग शिंग्स का यूज करता है और उस पर हमला कर देता है और उन सभी के सभी मटकों से 10,000 जानलेवा फिशेस निकलती हैं। मुइचिरो अब पीछे हटकर मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज करता है और उन सभी की सभी मछलियों को काट कर रख देता है और अब ग्योको की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। और अब ग्योको किसी सांप की तरह अपनी स्किन को यहीं पर छोड़कर वहां से गायब हो जाता है और ग्योको हंसते हुए उसे अपना असली रूप दिखाता है, तुम तीसरा इंसान हो जिसने मुझे मेरे ट्रू फॉर्म में देखा है। और हम ग्योको की फाइनल फॉर्म को देखते हैं जिसमें वो किसी जलपरा की तरह दिख रहा होता है और उसका ये रूप देखकर भी मुइचिरो कुछ नहीं कहता और ग्योको उस पर चिल्लाने लगता है और मुइचिरो बोलता है, क्या हो गया भाई, तूने तो कहा था मुझे चुप रहने को। और अब ग्योको मुइचिरो के पास आकर उस पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुइचिरो उससे बचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ग्योको मुइचिरो पर हंसने लगता है और मुइचिरो बोलता है, तुमसे मछली की बदबू आ रही है इसलिए ऊपर चढ़ गया मैं। ग्योको बताता है कि उसके इस फॉर्म में वो जिस भी चीज को छूता है वो मछली बन जाती है। इसके बाद हम फिर से मुइचिरो का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो यूइचिरो की लाश का हाथ पकड़े हुए था और वो देखता है कि उसके हाथ में कीड़े लग गए थे। ये कीड़े मुइचिरो के ऊपर भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी बस मरने ही वाला था। और तभी उसे अमाने की आवाज सुनाई देती है जो कि अपनी डॉटर से उसके घाव पर पट्टी बांधने को बोल रही थी। उसकी दूसरी बेटी बताती है कि यूइचिरो मर गया है और अमाने मुइचिरो का हाथ उससे छुड़ाने लगती है पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और इसी तरह से मुइचिरो की जान बची थी। अब कुछ दिनों बाद ही मुइचिरो फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगता है जबकि वो पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ था। अभी उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में गुस्सा उबल रहा था और कड़ी मेहनत करता रहा ताकि ये सभी के सभी डीमंस का नामो निशान मिटा दे। मुइचिरो अब ग्योको की तरफ बढ़ने लगता है और ग्योको अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है किलर फिश ब्लेड्स का और इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि मुइचिरो उस पर हमला ही नहीं कर पाता। अब ग्योको तेजी से मुइचिरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके वहां से गायब हो जाता है। तुम्हें क्या लगा अब तक सिर्फ तुम ही मजाक कर रहे थे? और ऐसा बोलकर वो ग्योको के सामने आता है और ग्योको की गर्दन को काट देता है। ग्योको की गर्दन नीचे जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, अरे मैया ये क्या हो गया। मुइचिरो उसे अलविदा कहते हुए बोलता है, तुम रीइंकार्नेट होकर दोबारा यहाँ पर मत आ जाना और उसके सिर के भी हजारों टुकड़े कर देता है और फाइनली ग्योको की मौत हो जाती है। मुइचिरो को मास्टर की
कही हुई एक बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि जैसे तुम दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है। जब तुम अपनी असली पहचान को समझ लोगे तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। तानामोरी इसके सामने आता है और उससे पूछता है, हाँ भी ठीक है तू, पर मुइचिरो का पूरा शरीर कांप रहा होता है और मुइचिरो के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर तानामोरी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कोतेत्सु यहाँ पर आकर बोलता है, तुम्हें इसको सीधा लेटाना चाहिए भाई। कानामोरी उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, ये तो कोतेत्सु का भूत है, अरे बचाओ मेरे को। कोतेत्सु से बताता है कि भाई क्या हो गया तेरे को, मैं मरा ही नहीं था, मैं भूत कैसे हो गया फिर। जिस पर कानामोरी बोलता है, अरे भूत थोड़ी बोलेगा खुद की मैं भूत हूँ, इतना सारा खून बह गया था तुम्हारा तो तुम जिंदा कैसे हो। और कोतेत्सु एक्सप्लेन करता है कि सारा का सारा ब्लड उसके हाथ से निकला हुआ है और जब उस फिश ने उसके पेट में ब्लेड घुसाया था तब भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि उसके पास तांजीरो की दी गई ये चीज थी। और मुइचिरो देखता है कि ये जो चीज है अभी इसके हाथ में, ये रेंगोकू की है। रेंगोकू उसे ऐसे मोटिवेट किया करता था और कहता था, अब तुम्हें खाशी रहो, अपनी पूरी जान लगाना। उसके बाद मुइचिरो को अपने पास अपनी फैमिली दिखाई देती है। उसके फादर बोलते हैं, देखा ना आखिर में सब कुछ अच्छा हो ही गया बच्चे। मुइचिरो उन्हें देखकर इमोशनल होने लगता है। फिर उसका भाई बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया भाई। और दूसरी तरफ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि उन लकड़ी के ड्रैगन्स से फाइट कर रहा होता है। यहाँ करीब 5 ड्रैगन्स होते हैं जो कि 66 शाकू यानी कि 66 फुट जितने लंबे थे और इन सभी ड्रैगन्स को जोहेकुटेन कंट्रोल कर रहा था। नेज़ुको उसके पास आने की कोशिश करती है पर वो भी ड्रैगन्स से घिरी हुई थी। एक ड्रैगन गेन्या पर भी हमला करने के लिए बढ़ता है आगे, पर गेन्या उससे शॉटगन से शूट कर देता है और उस ड्रैगन को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और गेन्या अपने हाथों से ही उस ड्रैगन का जबड़ा ही तोड़ देता है क्योंकि अब भी अपने डीमन वाले रूप में ही होता है। वो डीमन फिर से ड्रम बजाता है और तभी आसमान में मित्सुरी आती है। मित्सुरी उस ड्रैगन की गर्दन के ऊपर भागते हुए हमला करती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और तांजीरो को सही सलामत बाहर निकालती है और तांजीरो से बोलती है, अब तुम आराम कर सकते हो तांजीरो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। पर तांजीरो को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही होती क्योंकि उसके कान के पर्दे फट चुके थे। अब अपनी चाकू जैसी तलवार उठाकर मित्सुरी बोलती है, अब मैं तुम दोनों को बचा लूंगी और उस पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक अपर रैंक का डीमन है और 3 ड्रैगन्स मित्सुरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर मित्सुरी अपनी तलवार से एक ड्रैगन का मुंह पकड़ती है और उसका मुंह घुमाकर बाकी के 2 ड्रैगन से टकरा देती है और अब सीधा जोहेकुटेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वो डीमन के पास जाकर उसे गालियां देने लगती है, अबे ओ छोड़ दे ठीक है ना उन दोनों को। पर जोहेकुटेन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और मित्सुरी की बेइज्जती कर देता है और बोलता है, ए कुत्ती भाड़ में जा। ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है कि एक डीमन से इसने गाली खा ली है और वो सोचती है कि देखने में तो ये बंदा इसी की उम्र का लग रहा है पर फिर भी इसने से गाली खा ली। भाई कराली बेइज्जती इस लड़की ने, छोटे भाई जैसा है इसके, पर इसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि डीमंस की उम्र उनके शरीर से पता नहीं लगती है। जोहेकुटेन उस पर हमला करता है और मित्सुरी लव ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म से उस पर हमला करती है और बच जाती है। तांजीरो ये देखकर शॉक रह जाता है और इसकी आंखें बाहर आने लगती हैं और ग्योको सोचता है, इस छोटी सी बच्ची ने मेरे अटैक को रोक कैसे दिया। तांजीरो सोचता है कि इसकी तलवार कितनी पतली और कितनी अजीब है, इसे जिसने भी बनाया है वो कमाल का इंसान होगा। और इसके बाद ग्योको ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है और अपने ड्रम्स को बहुत बार बजाता है और जमीन में से कई सारे लकड़ी के ड्रैगन्स एक साथ बाहर आते हैं और मित्सुरी भी अब थोड़ी सी परेशान हो चुकी है। पर फिर वो लव ब्रीदिंग का 5th फॉर्म यूज करके उन ड्रैगन्स को एक ही बार में काट देती है और जल्दी से जोहेकुटेन की गर्दन के पास अपनी तलवार को लेकर आती है। तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो डीमन की मेन बॉडी नहीं है बल्कि असली डीमन तो लकड़ी के उस ड्रैगन के अंदर छुपा हुआ है और इस जोहेकुटेन की गर्दन को काटने से कुछ नहीं होगा। मित्सुरी ये सुन लेती है पर तभी जोहेकुटेन अपने मुंह से एक धमाका करता है और ये अटैक सीधा मित्सुरी के जाकर लगता है। पर वो देखता है कि मित्सुरी को कुछ नहीं हुआ, उसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत है और जिंदा है। जोहेकुटेन समझ जाता है कि ये जितनी नाजुक और क्यूट दिखती है इतनी है नहीं भाई, इसका शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये मित्सुरी को अब खाने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि अब इससे इसकी भी ताकत बढ़ जाएगी। डीमन उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और मित्सुरी को अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी दिखने लग। अबे फिर से इसका फ्लैशबैक दिखाएंगे, अरे यार चलो कोई नहीं देख लेते हैं। अब हम इसके पास्ट में देखते हैं कि एक लड़का इससे शादी करने के लिए इसे देखने आया था पर बोलता है कि इस मित्सुरी से कोई भालू बकरी या फिर कोई जंगली सुअर ही शादी करेगा और ये नहीं चाहता कि इसके बच्चे भी इसके जैसे सतरंगी बालों वाले पैदा हों और ये इस लड़की को रिजेक्ट कर देता है। सिग्मा मेल निकला भाई ये तो। उस वक्त मित्सुरी 17 साल की थी और अब कहानी थोड़ी सी और पीछे जाती है जब मित्सुरी बहुत ज्यादा ही छोटी थी। मित्सुरी का शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके हाथ दिखने में भले ही पतले थे और उसकी मसल डेंसिटी आम इंसान से 8 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब ये सिर्फ 14 महीनों की थी तभी इसने करीब 15 किलो का एक पत्थर उठा लिया था। मित्सुरी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर उसके पेरेंट्स को खुशी मिलती थी और मित्सुरी को भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी और ये क्यूटी खाना भी बहुत ज्यादा खाती थी और अकेले ही 3 सुमो रेसलर्स जितना खाना खा जाती थी और मित्सुरी पंजा लड़ाने में भी बहुत आसानी से हरा देती थी। पर धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है और इसे चिंता होती है कि कोई इससे शादी करेगा भी या नहीं। अब जिस दिन मित्सुरी की शादी टूट गई थी तो उसी दिन मित्सुरी अपने बालों को डाई करके उन्हें काला कर देती है और अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल करती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो बाकी लड़कियों की तरह ही नाजुक और नॉर्मल है। अब कुछ दिनों बाद एक दूसरा लड़का इसे देखने के लिए आता है पर मित्सुरी को ये अच्छा नहीं लगता कि ये कोई और होने का दिखावा कर रही है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि तांजीरो, नेज़ुको और गेन्या तीनों ने मिलकर मित्सुरी को बचा लिया है और मित्सुरी होश में आ जाती है। मित्सुरी को ये देखकर अच्छा लगता है और अब जोहेकुटेन इन चारों के ऊपर एक बड़ा सा हमला करता है लेकिन मित्सुरी उन सभी को प्रोटेक्ट करती है और रोते हुए उन सबका शुक्रिया अदा करती है। अब उस डीमन के सारे अटैक्स मित्सुरी के सामने फेल होते जा रहे थे और इस तरफ तांजीरो
को वो लकड़ी का पोल मिल जाता है जिसके अंदर असली हान टेंगू छुपा हुआ था और गेन्या को अब एक ही तरीका सूझता है और वो अपने दांतों को उस लकड़ी के अंदर गड़ाकर उसे खाने लगता है। तांजीरो से पूछता है, अबे ओ जुलाब लग जाएंगे तेरे को, पेड़ खा रहा है यहाँ पे। गेन्या कोई ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि अगर वो किसी डीमन को खा जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर उस डीमन की शक्तियां आ जाती है और अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग डीमन को खा ले तो उसकी रीजनरेशन पावर और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेजुको अपना ब्लड गिराकर उस गोले के अंदर आग लगा देती है और अब तांजीरो को मौका मिल जाता है और हिनोकामी का फ्लेम डांस यूज करता है और उस गोले को काट कर खोल देता है। गेन्या और नेजुको उस गोले को वापस से बंद होने से रोकते हैं और तांजीरो से मारने ही वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। हान टेंगू छुपके से वहाँ से भाग रहा था। भाई कितना भागता है ये बंदा। तांजीरो उसका पीछा करता है और गेन्या भी गुस्से में आकर पेड़ उखाड़कर उस पर मारता है, पर इससे वो बच जाता है। एक भी पेड़ हान टेंगू को नहीं लगता। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि इसे कैसे पकड़ा जाए भाई। और अब भागते भागते तांजीरो के पैर दुखने लगते हैं और तभी उसे जेनित्सु की कही हुई एक बात याद आती है। जेनित्सु ने उसे बताया था कि वो थंडर ब्रीदिंग का यूज करते हुए वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पैरों के ऊपर रखता है और तांजीरो भी अपना सारा का सारा फोकस अपने एक पैर के ऊपर करता है और तांजीरो बिना वक्त गवाए उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है और हान टेंगू रोते हुए बोलता है, मुझ पर दया करो प्लीज। और तभी हान टेंगू का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों हाथों से तांजीरो का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है, कमजोर को परेशान मत करो। गेन्या उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और गेन्या उस डीमन के दोनों हाथ उखाड़कर तांजीरो को आजाद करता है, पर नेजुको उस डीमन के ऊपर आग लगा देती है और थोड़ी सी आग गेन्या के भी लग जाती है। तांजीरो उसकी गर्दन काटने लगता है और वो डीमन तांजीरो को लेकर नीचे गिर जाता है और नेजुको भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। हेंटांगू अभी भी भाग रहा होता है और उसकी गर्दन में तांजीरो की तलवार फंसी हुई थी और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए उसे इंसानों को खाना होगा और तभी इसे अपने पास इंसानों की स्मेल आने लगती है और ये तांजीरो जो कि एक टहनी के ऊपर लटक गया था वो हान टेंगू से बोलता है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और तभी उसे कुछ गांव वाले दिख जाते हैं और उनकी तरफ जाने लगता है और इस तरफ तांजीरो नेजुको को देखता है जो कि बेहोश हो जाती है और तभी कोई तांजीरो का नाम पुकारने लगता है और फिर उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है। ये वो ही तलवार थी जिसे हैगे नेजुका पॉलिश कर रहा था। ये तलवार मुइचिरो ने फेंकी थी और चिल्लाकर तांजीरो से कहता है, तांजीरो इसे यूज करो। पर हैगे नेजुका मना करता है कि उस तलवार में अभी भी बहुत ज्यादा काम बाकी है और हैगे नेजुका उसके सिर पर मुक्का मार देता है और तभी मुइचिरो बेहोश हो जाता है। मुइचिरो के सपने में हम बहुत सारे डीमन स्लेयर्स को देखते हैं जिनके आखिरी में तांजीरो भी होता है और बोलता है कि इस तलवार के अंदर इन सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तांजीरो उस तलवार को उठा लेता है और सन ब्रीदिंग का यूज करता है और उसके सिर के ऊपर डीमन स्लेयर मार्क भी आ जाता है और तांजीरो एक झटके में हान टेंगू तक पहुंचकर उसकी गर्दन को काट देता है। सूरज की किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। तांजीरो ये देखकर डर जाता है क्योंकि ये लोग खुले मैदान में थे और अगर नेजुको के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो जलकर राख हो जाएगी। तांजीरो उसे भाग जाने के लिए बोलता है और नेजुको उसके पास आ जाती है और पीछे इशारा करती है। तांजीरो देखता है कि हान टेंगू का शरीर अभी भी हिल रहा था और गांव वालों के पीछे पड़ा था। फिर तांजीरो उसके कटे हुए सिर को देखता है और उसकी जीभ के ऊपर नाराजगी लिखा हुआ था जबकि मेन बॉडी के ऊपर फियर लिखा होना चाहिए, यानी कि जिसका गला तांजीरो ने अभी अभी काटा था वो असली डीमन नहीं था। तांजीरो फिर से उस डीमन के पीछे जाने लगता है पर सूरज की किरण पड़ते ही नेजुको का शरीर जलना शुरू कर देता है। तांजीरो उसे देखता है और उसे बोलता है कि वो अपने शरीर को छोटा कर ले। नेजुको ऐसा करती है पर फिर भी उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। पीछे नेजुको थी और आगे वो डीमन जो कि उन गांव वालों को मार देगा। गेन्या पहाड़ी के ऊपर था और मुइचिरो बेहोश पड़ा था। तांजीरो की हेल्प के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था और समझ नहीं पाता कि वो नेजुको को बचाए या उन गांव वालों को। तांजीरो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था पर नेजुको तांजीरो को एक लात मारती है और खुद से दूर करती है। वो चाहती थी कि तांजीरो उन लोगों को बचाए चाहे वो इसमें खुद ही क्यों ना मारी जाए। तांजीरो को वही दिन याद आता है जब पहली बार नेजुको डीमन बनी थी और उससे बाकी सारे पल भी याद आने लगते हैं, पर अब वो नेजुको को हमेशा के लिए खोने वाला है। नेजुको की बॉडी जलती रहती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तांजीरो के आंसू निकल आते हैं। तांजीरो उस डीमन की तरफ भागने लगता है। उसे सेंट से पता चल रहा था कि मेन बॉडी यहीं कहीं है और थोड़ा और फोकस करने के बाद वो पता लगा लेता है कि हान टेंगू इस बड़ी सी बॉडी के दिल के अंदर छुपा हुआ है। तांजीरो उसके शरीर को बीच में से काट देता है और हान टेंगू असली वाला बाहर आ जाता है और तांजीरो आखिरकार हान टेंगू की गर्दन काटने लगता है और हान टेंगू का शरीर राख बनकर उड़ जाता है। तांजीरो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। वो जीत गई पर नेजुको मारी गई। तांजीरो सोचता है कि नेजुको को वापस से इंसान बनाने के लिए वो इतनी दूर तक आया था और तभी हम किसी को तांजीरो की तरफ आता हुआ देखते हैं। गांव वाले तांजीरो को अपने पीछे देखने के लिए बोलते हैं, पीछे देखो तांजीरो, और देखता है कि ये नेजुको थी। सूरज की रोशनी में भी नेजुको बिल्कुल सही सलामत होती है और बिल्कुल ठीक थी और इतने दिनों बाद पहली बार नेजुको अपने मुंह से कुछ बोलती है, गुड मॉर्निंग। तांजीरो खुशी से रोने लगता है और सभी लोग उसे नेजुको तक ले जाते हैं और नेजुको बिल्कुल इंसानों की तरह तांजीरो से बात कर रही होती है। तांजीरो उसे गले लगाकर रोने लगता है और गेन्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है और तांजीरो बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब कहानी कुछ देर पीछे जाती है जब मित्सुरी जोहेकुटेन से लड़ रही थी। वो उसके बनाए हुए उन लकड़ी के ड्रैगन से फाइट करते करते थक जाती है और एक ड्रैगन उसे अपने मुंह में भी भर लेता है, लेकिन तभी जोहेकुटेन और उसके ड्रैगन्स राख बनकर उड़ जाते हैं। मित्सुरी समझ जाती है कि तांजीरो ने जरूर मेन बॉडी का गला काट दिया है और दूसरी तरफ हम मूजान को देखते हैं जो कि एक बच्चे का रूप लेकर छुपा था। उसकी मदर और मेड उसके लिए चाय लेकर आती हैं और वो देखती हैं कि मूजान ने सारी की सारी किताबें कमरे के अंदर फैला दी थी। मूजान को पता चल गया था कि नेजुको एक डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकती है, जो कि आज तक किसी भी डीमन के बस की बात नहीं थी और इस जानकारी के लिए वो हान टेंगू का शुक्रिया अदा करता है। उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ तुम्हें बच्चे, और पलक झपकते ही मूजान उसका
सिर काट देता है और मेड को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। मुजान बोलता है अब मुझे स्पाइडर लिली को खोजने की कोई जरूरत नहीं है। हजारों सालों से मैं ना चाहते हुए भी अपने ब्लड से लोगों को डीमन बनाता आ रहा हूँ और इस लड़की ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है। अगर मैं नेज़ुको को खा लूंगा तो मुझे सूरज की रोशनी में कुछ नहीं होगा और मुजान के पास कोई कमजोरी नहीं रहेगी और मुजान अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर मेड चिल्लाने लगती है पर मुजान उसे भी मार देता है और यहाँ से जाने लगता है और हम मुजान का बचपन देखते हैं। ये कई साल पहले की कहानी है। मुजान तब एक इंसान हुआ करता था। उसका डॉक्टर उसके लिए एक दवाई लेकर आया था। मुजान को किसी तरह की बीमारी होती है और उसकी उम्र जैसे ही 20 साल होगी उसकी मौत हो जाती और ये डॉक्टर नई नई दवाइयाँ उसके लिए लेकर आता था उसे जिंदा रखने के लिए। पर मुजान को ये डॉक्टर और ये दवाइयाँ बेकार लगती थी। एक दिन मुजान एक तलवार लेकर उस डॉक्टर के सिर में मार देता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ बेकार है, उसकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। और उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की आखिरी दवाई काम कर गई और उस दवाई ने उसे ठीक कर दिया और उसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी बना दिया। और उस दिन के बाद से मुजान धूप में नहीं जा सकता था। उसे महसूस होता है कि अगर वो धूप में निकला तो उसकी मौत हो जाएगी। धीरे धीरे मुजान की भूख बढ़ने लगी और उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने भी मुजान को रोकने की कोशिश की मुजान ने उन्हें भी मार दिया। मुजान अब अमर हो चुका था पर दिन में बाहर न जा पाना बहुत शर्म की बात थी जिससे उसे गुस्सा आता था। मुजान को एक ऐसा शरीर चाहिए था जो कि सूरज की गर्मी को सहन कर सके। मुजान ने उस डॉक्टर के मेडिकल फॉर्मूलाज को भी चेक किया और उसे पता नहीं चला कि ब्लू स्पाइडर लिली नाम की इस दवाई को कैसे बनाया जाए। मुजान को ये भी नहीं पता था कि ये फूल कहाँ पर उगते हैं और जिस डॉक्टर को इसके बारे में पता था मुजान ने उसे मार दिया था। उसे ये फूल पूरे के पूरे जापान में कहीं नहीं मिले और अब अमर होने के लिए मुजान को दो चीजों की जरूरत थी, सिर्फ ब्लू स्पाइडर लिली या फिर कोई ऐसा जो कि सूरज की रोशनी को सहन कर सके। पर अब उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। नेज़ुको धूप में जिंदा रह सकती है और अब मुजान को सिर्फ नेज़ुको को पकड़ना है, फिर वो भी सूरज के ऊपर जीत हासिल कर लेगा। और इस तरफ मुइचिरो तांजिरो का हालचाल पूछता है और उसे वो तलवार देने के लिए शुक्रिया बोलता है। पर मुइचिरो को समझ में नहीं आता कि नेज़ुको धूप के अंदर भी जिंदा कैसे है। और तभी हागे नेज़ुका वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर अपनी तलवार के बारे में पूछता है। और तभी एक गाँव वाला बोलता है कि वो तलवार इस बंदे ने उठा ली थी। अब नेज़ुको तांजिरो को लेकर वहाँ से भागने लगती है और हागे नेज़ुका उनका पीछा करता है। तभी मित्सुरी भी भागते भागते उनके पास आ जाती है और मुइचिरो और गेनिया को गले लगाकर शर्माने लगे भाई ये तो मित्सुरी उन्हें गले से लगाकर खुशी से रोने लगती है क्योंकि लोग जीत गए और सभी के सभी जिंदा हैं। गेनिया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। मित्सुरी ये देखकर चौंक जाती है कि नेज़ुको अब बात कर रही थी। ये जानकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और नेज़ुको को गले लगा लेती है। और तांजिरो बोलता है भले ही नेज़ुको बोलने लग गई पर उसके दांत और सींग अभी भी किसी डीमन की तरह हैं, पर ये खुश है कि नेज़ुको जिंदा है। इसके बाद हम तमायो की आवाज सुनते हैं और तांजिरो का शुक्रिया अदा करती है नेज़ुको और 12 कुजुकी का ब्लड भेजने के लिए। इस औरत को हम पहले भी देख चुके हैं। नेज़ुको के ब्लड के अंदर कोई म्यूटेशन होती है और उसके ब्लड का कॉम्पोजिशन बदलता रहता है। और ये लेटर लिखने के बाद तमायो उस बिल्ली को बुलाती है जिसे तांजिरो ब्लड सैंपल्स दिया करता था। तमायो अपने लेटर्स को उस बिल्ली के बैग के अंदर डाल देती है और ये बिल्ली गायब होकर तांजिरो की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन सभी के सभी लोग उस गाँव को रिपेयर करने में लग जाते हैं। कोकेत्सु मुखिया को बताता है कि तांजिरो से गुड बाय कहना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। मुखिया उसका शुक्रिया अदा करता है इस गाँव को बचाने के लिए। और नेज़ुको अपने बॉक्स के अंदर सो रही होती है। मुखिया देखता है कि हागे नेज़ुका छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। वो उसे अपने पास बुलाता है और हागे नेज़ुका अभी भी तांजिरो से नाराज था उसकी तलवार को यूज करने के लिए। पर तांजिरो उसका शुक्रिया अदा करता है और हागे नेज़ुका बोलता है कि वो उसे एक नई तलवार दे देगा कुछ ही दिन में। और थोड़ी आगे चलकर तांजिरो देखता है कि पूरा का पूरा गाँव उसका शुक्रिया अदा करने वहाँ पर आया था और काकुशी तांजिरो को वहाँ से ले जाने लगती है। और इस सीरीज का 8th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइज इसी के साथ डीमन स्लेयर का 3रा सीजन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अब इसके बाद हम इसका सीजन 4 कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।